हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, जैसा कि आप जानते हैं कि आजकल हम आपको अब कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की प्रिपरेशन करा रहे हैं, जिसमें हम मेनली एनडीए को ध्यान में रखते हुए आपको टॉपिक्स पढ़ाने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम आपको वॉइस पढ़ाने वाले हैं। लेकिन फ्रेंड्स, अगर आपका टेंस क्लियर नहीं है, इससे पहले अगर आपका टेंस क्लियर नहीं है तो आप वीडियो को यहीं क्विट कर दीजिए और आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में अगर जाएंगे तो वहाँ पे टाइम एंड टेंस का एक प्लेलिस्ट बना हुआ है। तो सबसे पहले आप अपना टेंस क्लियर करिए, क्योंकि अगर टेंस नहीं आएगा तो आप कुछ भी नहीं कर पाएंगे। और अगर आपका टेंस क्लियर है तो आप वीडियो में आगे बढ़ सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर हम वॉइस की बात करते हैं कि वॉइस होता क्या है, तो वॉइस से ही हमें पता चलता है कि सेंटेंस में जो एक्शन हो रहा है वो कोई सब्जेक्ट उस एक्शन को कर रहा है या उसी सब्जेक्ट पर ही कोई एक्शन हो रहा है। तो ये चीज़ आपको वॉइस से पता चलता है। और ये दो टाइप के होते हैं, एक्टिव एंड पैसिव वॉइस। ये आपको पता है। एक्टिव वॉइस को हम कहते हैं कर्ता प्रधान वाक्य। एक्टिव वॉइस को हम कर्ता प्रधान वाक्य कहते हैं और पैसिव वॉइस को हम कर्म प्रधान वाक्य कहते हैं। यानी कि एक्टिव वॉइस में हमारा सबसे मेन सब्जेक्ट होता है और पैसिव वॉइस में सबसे मेन ऑब्जेक्ट होता है। तो पहली बात तो ये कि अगर किसी भी सेंटेंस में कोई ऑब्जेक्ट है ही नहीं तो उसका पैसिव वॉइस नहीं बन सकता है, क्योंकि पैसिव में सबसे मेन हमारा ऑब्जेक्ट होता है। तो अगर किसी सेंटेंस में कोई ऑब्जेक्ट नहीं है तो उसका पैसिव वॉइस नहीं बन सकता है। और आपको पता है कि हम ऑब्जेक्ट कैसे पता करते हैं? सेंटेंस में हम व्हाट या होम लगा के जब क्वेश्चन करते हैं, क्या या किसे लगाकर, तो आपको ऑब्जेक्ट मिलता है। तो हम देख लेते हैं फ्रेंड्स कि सबसे पहले इसमें एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में चेंजिंग करने के लिए जो रूल्स हमें आने चाहिए, जो रूल्स सभी जगहों पे अप्लाई होते हैं, कुछ रूल्स आपको यहाँ पे पढ़ने होंगे। तो सबसे पहला रूल आपको ध्यान में रखना है कि जो एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट है, एक्टिव वॉइस के ऑब्जेक्ट को पैसिव के सब्जेक्ट के स्थान पर, पैसिव के सब्जेक्ट के स्थान पर। और दूसरा रूल है कि एक्टिव वॉइस के सब्जेक्ट को, एक्टिव वॉइस के सब्जेक्ट को पैसिव के ऑब्जेक्ट के स्थान पर। तो इसमें कहने का मतलब यह है कि आपको सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट का जो प्लेस है वो चेंज करना होगा। जैसे आप पक्षांतर करते हैं मैथ्स में या फिर कैंची की तरह, इसमें जैसे अगर मान लेते हैं हमारा एक्टिव वॉइस एक असर्टिव सेंटेंस है तो उसमें सबसे पहले सब्जेक्ट होता है और सबसे लास्ट में ऑब्जेक्ट होता है और बीच में हमारा वर्ब होता है। इसी टाइप से सारे असर्टिव सेंटेंसेस होते हैं। लेकिन जब इसको हम पैसिव वॉइस में चेंज करते हैं, तो एक्टिव वॉइस का ये स्ट्रक्चर है, लेकिन जब पैसिव वॉइस का हमारा सेंटेंस होता है तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, जो हमारा ऑब्जेक्ट है इस ऑब्जेक्ट को हम लेके आते हैं सब्जेक्ट के स्थान पे। ऑब्जेक्ट को लेके आएंगे सब्जेक्ट के स्थान पे और सबसे लास्ट में हम क्या करेंगे, इस सब्जेक्ट को लेके जाएंगे ऑब्जेक्ट के स्थान पे। अब इसके बाद फ्रेंड्स हमें ये याद रखना है, आपको केसेस भी याद होने चाहिए। और अगर आप वॉइस पढ़ रहे हैं तो इसके लिए आपको सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव केस जरूर आने चाहिए, यानी कि नॉमिनेटिव और ऑब्जेक्टिव केस आपको जरूर आने चाहिए, क्योंकि इसमें केस में भी चेंजिंग किया जाता है। तो फ्रेंड्स, तीसरा रूल हमारा ये है कि सब्जेक्ट बनाते समय सब्जेक्टिव केस, सब्जेक्ट बनाते समय सब्जेक्टिव केस और ऑब्जेक्ट बनाते समय, और ऑब्जेक्ट बनाते समय ऑब्जेक्टिव केस यूज करना है। जब आप सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाते हैं तो आपको उसके केस में भी चेंजिंग करना पड़ेगा। तो अगला रूल हमारा कि सब्जेक्ट बनाते समय सब्जेक्टिव केस, यानी कि जब हम एक्टिव वॉइस के ऑब्जेक्ट को लेके आएंगे सब्जेक्ट के स्थान पे, ऑब्जेक्ट को जब सब्जेक्ट बनाएंगे तो अगर वो एक प्रोनाउन है तो उसके केस में भी आपको चेंजिंग करना पड़ेगा। मान लीजिए आपका यहाँ पे ऑब्जेक्ट मी है और इसको जब आप सब्जेक्ट के स्थान पे लेके आएंगे, सब्जेक्ट बनाएंगे, तो इसका सब्जेक्टिव केस लिखना है और मी का सब्जेक्टिव केस क्या होता है, आई होता है। तो इस तरह से फ्रेंड्स आपको केस में भी चेंजिंग करना पड़ेगा अगर हमारा ऑब्जेक्ट कोई प्रोनाउन है तो। अगर कोई नाउन है तो आप वैसे ही लिख सकते हैं। और ये हमारा तीसरा रूल हो गया। तो फ्रेंड्स, अब हम फोर्थ रूल इसमें देख लेते हैं कि इसमें जब हम ऑब्जेक्टिव केस लिखते हैं, यानी कि जब हम सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाते हैं तो उस ऑब्जेक्टिव केस के पहले हम जनरली बाय का यूज़ करते हैं। जब भी हम ऑब्जेक्टिव केस लिखेंगे तो उसके पहले बाय का यूज़ हमें करना होगा। बाय प्लस ऑब्जेक्टिव केस, ये लास्ट में आएंगे।
तो जब आप सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाते हैं यानी कि लास्ट में लेके जाते हैं तो उस ऑब्जेक्टिव केस से पहले आपको जनरली बाय का यूज़ करना होता है। और ये ज़रूरी नहीं कि हमेशा बाय का ही यूज़ होगा, लेकिन ज़्यादातर बाय का ही यूज़ किया जाता है और इसमें जो एक्सेप्शन है वो आपको बताए जाएंगे। जनरली आप ये मान के चलिए कि इसमें ऑब्जेक्टिव केस के पहले आपको बाय का यूज़ करना है और वैसे इसमें बहुत से एक्सेप्शन होते हैं, वो आपको आगे बताए जाएंगे। अब इसके बाद नेक्स्ट रूल हमारा क्या कहता है कि पैसिव वॉइस में हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म यानी कि V3 का यूज करते हैं। पैसिव वॉइस में हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करते हैं। तो अब हम देख लेते हैं फ्रेंड्स हमारा नेक्स्ट रूल, जो टेंसेज में चेंजिंग होता है। जो टेंस में चेंजिंग होता है ये आप आसानी से याद रख सकते हैं बस कुछ रूल्स के माध्यम से। जैसे यहाँ पे हमारा छठा रूल है कि सभी इंडेफिनिट में, जो सभी इंडेफिनिट यानी कि जो तीनों इंडेफिनिट है, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर इंडेफिनिट, सभी इंडेफिनिट में कंटिन्यूअस के हेल्पिंग वर्ब, सभी इंडेफिनिट में उसके कंटिन्यूअस के हेल्पिंग वर्ब, यानी कि अगर वो प्रेजेंट इंडेफिनिट है तो उसके पैसिव वॉइस में प्रेजेंट कंटिन्यूअस का हेल्पिंग वर्ब यानी कि एज एम आर लगाना है। और अगर पास्ट इंडेफिनिट है तो उसके पैसिव वॉइस में पास्ट कंटिन्यूअस का हेल्पिंग वर्ब यूज करना है, वाज वर। अगर फ्यूचर इंडेफिनिट है तो उसके पैसिव वॉइस में फ्यूचर कंटिन्यूअस का हेल्पिंग वर्ब यूज करना है, विल बी या शैल बी। और मैंने यहाँ पे कहा कि इसका केवल आपको हेल्पिंग वर्ब ही चेंज करना है और आपको कंटिन्यूअस टेंस से कोई भी मतलब नहीं कि इसमें वर्ब की कौन सी फॉर्म लगती है, बस आपको केवल उसके हेल्पिंग वर्ब से मतलब होना चाहिए। इसमें केवल हेल्पिंग वर्ब हमें लेना होता है उसके अगले टेंस से। तो इंडेफिनिट में हम क्या करेंगे, कंटिन्यूअस टेंस का हेल्पिंग वर्ब यूज़ करेंगे। अब इसके बाद आते हैं कंटिन्यूअस टेंस पे। तो सभी जो कंटिन्यूअस टेंस है, सभी कंटिन्यूअस में देखिए केवल दो ही कंटिन्यूअस का पैसिव वॉइस बनता है, सभी का बनता नहीं, यानी कि फ्यूचर कंटिन्यूअस का पैसिव वॉइस नहीं बनता है। तो आपको याद रखना है कि प्रेजेंट और पास्ट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट और पास्ट कंटिन्यूअस में हम क्या करेंगे, उसी के हेल्पिंग वर्ब में बीइंग जोड़ देते हैं, उसी के हेल्पिंग वर्ब में बीइंग जोड़ देते हैं जब आप उसको पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे। तो जैसे प्रेजेंट कंटिन्यूअस का हेल्पिंग वर्ब क्या है, इज एम आर, और पास्ट कंटिन्यूअस का हेल्पिंग वर्ब वाज वर। तो जब भी इज एम आर वाज वर आएगा तो इसमें आप बीइंग ऐड कर देंगे, इज बीइंग, एम बीइंग, आर बीइंग, वाज बीइंग, वर बीइंग हो जाएगा पैसिव वॉइस में। तो ये हो गया दोनों कंटिन्यूअस टेंस। अब इसके बाद परफेक्ट पे आते हैं। तो सभी परफेक्ट में, अगर वो परफेक्ट टेंस का हमारा एक्टिव वॉइस है तो सभी परफेक्ट में क्या करते हैं, उसी के हेल्पिंग वर्ब में बीन जोड़ देते हैं, बीन जोड़ देते हैं। वैसे रूल तो ये है कि परफेक्ट में परफेक्ट कंटिन्यूअस का हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं और परफेक्ट कंटिन्यूअस का जो हेल्पिंग वर्ब होता है वो कैसे बनता है, परफेक्ट के ही हेल्पिंग वर्ब में अगर आप बीन लगा देंगे तो परफेक्ट कंटिन्यूअस का हेल्पिंग वर्ब हो जाता है। तो आप इसको आसानी से याद रख सकते हैं कि सभी परफेक्ट टेंस में उसके हेल्पिंग वर्ब में बीन जोड़ देंगे जब आप उसको पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे। यानी कि जब भी एक्टिव वॉइस में हैज़, हैव, हैड आता है तो पैसिव वॉइस में आपको हैज़ बीन, हैव बीन या फिर हैड बीन का यूज़ करना होगा। तो इस तरह से फ्रेंड्स अगर देखा जाए तो केवल 8 ही टेंस का पैसिव वॉइस बनता है और 8 टेंस इसमें क्लियर हो गया। तो फ्रेंड्स अगर आपको ये इतने रूल्स पता है तो आगे जो भी कुछ आपको पढ़ाया जाता है पैसिव वॉइस में वो सारे रूल्स आपको अच्छे से समझ में आएंगे। तो आप इसका पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम इसके आगे देख लेते हैं। तो फ्रेंड्स अब हम सबसे पहले देख लेते हैं कि जो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है इसके हम सेंटेंसेस को पैसिव वॉइस में कैसे चेंज कर सकते हैं। लेकिन फ्रेंड्स आपको एक बात तो ध्यान रखना है कि आपको केवल उसी सेंटेंस को आप पैसिव वॉइस में चेंज कर सकते हैं जिसमें एक ट्रांजिटिव वर्ब होगा। अगर किसी सेंटेंस में कोई इनट्रांजिटिव वर्ब है तो उसका पैसिव वॉइस नहीं बनता है, ये बात आप लोग याद रखेंगे हमेशा। और ये ट्रांजिटिव और इनट्रांजिटिव वर्ब आपको पता होगा कि जो ट्रांजिटिव वर्ब होते हैं इसके साथ एक ऑब्जेक्ट भी आता है और इनट्रांजिटिव वर्ब में कोई ऑब्जेक्ट नहीं होता है। जैसे, और ऑब्जेक्ट कैसे पता चलता है, आपको पहले भी बताया गया है कि आप जब भी क्या या किसे लगा के क्वेश्चन करते हैं तो आपको ऑब्जेक्ट मिल जाता है। तो
ट्रांजिटिव और इनट्रांजिटिव अगर आपको देखना है किसी भी वर्ब को, तो उसमें आप क्या या किसे लगा के क्वेश्चन कर लीजिए, आपको पता चल जाएगा कि ये ट्रांजिटिव वर्ब है या फिर इनट्रांजिटिव है। जैसे अगर मान लीजिए एक सेंटेंस है कि आई गो टू स्कूल डेली, आई गो टू स्कूल डेली, ये हमारा सेंटेंस है। और अगर कोई कह दे कि इसको पैसिव वॉइस में चेंज करिए, आई गो टू स्कूल डेली, इसको पैसिव वॉइस में अगर हमें चेंज करने के लिए कोई कहता है तो आप सीधे कह सकते हैं कि इसका पैसिव वॉइस नहीं बन सकता है, इस सेंटेंस का पैसिव वॉइस नहीं बन सकता है, क्योंकि इसमें जो हमारा वर्ब है वो क्या है, गो। वर्ब हमारा इसमें क्या है, गो। और गो में अगर हम क्या या किसे लगा के क्वेश्चन करते हैं तो इसमें कोई भी आंसर हमें नहीं मिलने वाला है। जैसे इसका मतलब क्या है कि मैं रोज़ स्कूल जाता हूँ, तो अगर हम क्वेश्चन करते हैं कि मैं रोज़ क्या जाता हूँ, तो इसमें कोई आंसर मिल रहा है कि मैं रोज़ क्या जाता हूँ। या फिर हम कहें कि मैं रोज़ किसे जाता हूँ, तो अगर हम देखें तो जाना के साथ जो है क्या या किसे लगा के क्वेश्चन करने पे हमें कोई भी आंसर नहीं मिलने वाला है। तो यानी कि गो क्या है, एक इनट्रांजिटिव वर्ब है, और जब ये एक इनट्रांजिटिव वर्ब है तो इस सेंटेंस का पैसिव वॉइस नहीं बन सकता है। एक और एग्जांपल इसका देख लेते हैं। जैसे कि ना हुआ कि शी वॉज क्राइंग लाउडली। अगर देखना हो कि इसका पैसिव वॉइस बन सकता है कि नहीं बन सकता है, तो हम इसके वर्ब को देखेंगे। यहाँ पे हमारा वर्ब क्या है, क्राई। क्राई मीन्स क्या होता है, रोना। तो अगर हम इसमें क्या या किसे लगा के क्वेश्चन करें तो देखें क्या इसमें कोई आंसर मिलता है। शी वॉज क्राइंग लाउडली, वह ज़ोर ज़ोर से रो रही थी। तो वह ज़ोर ज़ोर से क्या रो रही थी, यहाँ भी कोई आंसर नहीं मिला। वह ज़ोर ज़ोर से किसे रो रही थी, यानी कि इसमें भी कोई आंसर नहीं मिलेगा। तो जो क्राई है ये भी क्या है, एक इनट्रांजिटिव वर्ब है, तो इसका भी पैसिव वॉइस नहीं बन सकता है। तो इस तरह से आप पता लगा सकते हैं कि किस सेंटेंस का पैसिव वॉइस बन सकता है और किसका नहीं बन सकता है। तो अब हम फ्रेंड्स देख लेते हैं सबसे पहले प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के सेंटेंसेस को हम पैसिव वॉइस में कैसे चेंज करेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहले हमें क्या करना है, अगर कोई अफर्मेटिव सेंटेंस हमारा है तो सबसे पहले हमें जो एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट है उस पर हमें फोकस करना है। एक्टिव वॉइस का जो ऑब्जेक्ट है, तो सबसे पहला काम हम क्या करेंगे, जो हमारा एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट है उसको लेके आना है सब्जेक्ट के स्थान पे। जो एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट है उसको लेके आएंगे सब्जेक्ट के स्थान पे। और हमने ये भी बताया कि जब ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाएंगे तो उसका कौन सा केस लिखेंगे, सब्जेक्टिव केस। तो यहाँ पे आपको जो ऑब्जेक्ट होगा, सेंटेंस के लास्ट में जो ऑब्जेक्ट होगा उसको आपको सब्जेक्ट बनाना है और उसका सब्जेक्टिव केस लिखना है अगर वो एक प्रोनाउन है तो। अब इसके बाद फ्रेंड्स देखिए, हमने आपको ये बताया कि सभी के इंडेफिनिट में उसके कंटिन्यूअस का हेल्पिंग वर्ब आपको यूज़ करना है। तो देखिए प्रेजेंट इंडेफिनिट का अगर सेंटेंस होगा तो आपको सबसे पहले इंग्लिश वाला सेंटेंस पहचानना आना चाहिए कि ये एक प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस है। तो उसको हम कैसे पहचानेंगे कि अगर किसी सेंटेंस में कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं लगा है, उसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है या फिर फिफ्थ फॉर्म है। किसी भी सेंटेंस में अगर कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं लगा हुआ है तो इसका मतलब है कि वो दो टेंस का सेंटेंस हो सकता है, या तो प्रेजेंट इंडेफिनिट या फिर पास्ट इंडेफिनिट, क्योंकि बिना हेल्पिंग वर्ब के केवल यही दो टेंस के सेंटेंसेस होते हैं। लेकिन इसमें अब इन दोनों में से कौन सा है, इसके लिए हमें वर्ब की फॉर्म देखनी पड़ेगी। अगर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है और वर्ब की फिफ्थ फॉर्म यानी एस या एस वाला फॉर्म है और उसमें कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं लगा है, तो इसका मतलब है कि वो प्रेजेंट इंडेफिनिट का है। और अगर नेगेटिव या फिर इंटेरोगेटिव होगा तो उसमें आपको डू या डज मिल जाएगा, इससे आप पहचान जाएंगे कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का है। तो अगर हेल्पिंग वर्ब नहीं रहेगा तो हम V1 या V5 से जानेंगे कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का है, और अगर हेल्पिंग वर्ब डू डज रहेगा तो इससे तो आप तुरंत ही उसको पहचान जाएंगे। तो जब भी एक्टिव वॉइस में कोई हेल्पिंग वर्ब ना हो, V1 या V5 आया हो या फिर उसमें डू या डज आया होगा, तो हम क्या करेंगे, इसमें हमें प्रेजेंट कंटिन्यूअस का हेल्पिंग वर्ब इज, एम या फिर आर का यूज़ करना है। जनरली होता ये है फ्रेंड्स कि जब आप पैसिव वॉइस भी पढ़ लेते हैं और नरेशन भी पढ़ लेते हैं, यानी कि डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच,
जब आप वॉइस और नरेशन दोनों पढ़ लेते हैं तो यहाँ पे आप कंफ्यूज हो जाते हैं, क्योंकि नरेशन में क्या होता है कि प्रेजेंट इंडेफिनिट को हम पास्ट इंडेफिनिट में चेंज करते हैं, लेकिन यही वॉइस में क्या होता है कि प्रेजेंट इंडेफिनिट में हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस का हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं। तो ये चीज़ आपको कैसे अच्छी तरह से याद रह सकता है, जब आप इसके प्रैक्टिस ज़्यादा से ज़्यादा करते हैं। याद रखिए फ्रेंड्स, आपको सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपके लिए प्रैक्टिस करना है। प्रैक्टिस आपको बहुत ज़्यादा करना होगा। जो भी आप रूल्स पढ़ते हैं उसके कम से कम 50 क्वेश्चंस आपको ज़रूर सॉल्व करने चाहिए। और ऐसा भी नहीं कि आपने रूल आज पढ़ा और प्रैक्टिस आप कल करेंगे या परसों करेंगे। आपने आज जितने रूल्स पढ़े हैं उसका प्रैक्टिस आपको आज ही करना होगा। तो देखते हैं फ्रेंड्स, आपको याद रखना है जब भी सेंटेंस में V1 V5 आ गया और कोई भी हेल्पिंग वर्ब नहीं लगा है या फिर डू या डज आया हुआ है, तो आपको पैसिव वॉइस में इज, एम, आर का यूज करना। ये बात एकदम क्लियर हो गई। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हमारा जो ऑब्जेक्ट है एक्टिव वॉइस का उसको सब्जेक्ट के स्थान पे, और इसके बाद हमारा हेल्पिंग वर्ब आएगा इज, एम, आर। और इसके बाद फ्रेंड्स क्या होना चाहिए, इसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी, V3 का यूज हम करेंगे। और इसके बाद अगर हम देखें इसमें अगर कोई अदर ऑब्जेक्ट है, किसी की सेंटेंस में दो दो ऑब्जेक्ट आ जाते हैं, अगर कोई अदर ऑब्जेक्ट है तो उसको यहाँ पे हम V3 के बाद लिख सकते हैं। और इसके बाद हमें बाय का यूज करना है। फिर जो हमारा सब्जेक्ट था, एक्टिव वॉइस का जो हमारा सब्जेक्ट था, उसको हम क्या करेंगे, उसको ऑब्जेक्ट बना देंगे। एक्टिव वॉइस के सब्जेक्ट को हम क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट बनाएंगे, यानी कि उसका ऑब्जेक्टिव केस लिखेंगे। अब इसके बाद हम इसके एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। जैसे कहना हुआ कि शी सिंग्स अ स्वीट सॉन्ग। तो फ्रेंड्स अभी आपको केवल इसके रूल्स को समझना है, इसीलिए थोड़ा सा इजी एग्जांपल मैंने लिया है। तो सबसे पहला काम हमें क्या करना है, इसका हम टेंस पहचानेंगे। यहाँ पे देखिए इस सेंटेंस में क्या कोई हेल्पिंग वर्ब आया हुआ है, तो इसमें कोई भी हेल्पिंग वर्ब नहीं है। अब देखेंगे इसमें वर्ब की कौन सी फॉर्म है। जब हेल्पिंग वर्ब नहीं है तो वर्ब की फॉर्म देखनी पड़ेगी। तो सिंग में देखिए यहाँ पे एस ऐड किया गया, यानी कि ये वर्ब की 5th फॉर्म है। तो इससे कंफर्म हो गया कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का है। अब इसको जब हम पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे तो फ्रेंड्स आपको याद रखना है कि हम जो स्टार्टिंग करेंगे पैसिव वॉइस का वो बिल्कुल एक्टिव वॉइस के अकॉर्डिंग, यानी कि अगर एक्टिव वॉइस हमारा सब्जेक्ट से स्टार्ट है तो पैसिव वॉइस भी सब्जेक्ट से स्टार्ट होगा। ये चीज़ आपको याद रखना है। एक्टिव वॉइस यहाँ पे देखिए सब्जेक्ट शी से स्टार्ट है, तो पैसिव वॉइस भी हमारा सब्जेक्ट से स्टार्ट होगा। लेकिन पैसिव वॉइस में हम किसको सब्जेक्ट बनाएंगे, जो हमारा एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट है। तो इसमें एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट हमारा क्या है, शी सिंग्स, वह गाती है क्या गाती है, अ स्वीट सॉन्ग। तो अगर देखा जाए तो ये पूरा का पूरा हमारा ऑब्जेक्ट है। तो सबसे पहला काम हम क्या करेंगे, अ स्वीट सॉन्ग को यहाँ पे हम सब्जेक्ट बनाएंगे। अब क्योंकि एक नाउन है इसलिए हमने इसमें कोई भी चेंजिंग नहीं किया, पूरा का पूरा वैसे लिखा गया, अ स्वीट सॉन्ग। और अगर ये कोई प्रोनाउन होता तो उसका केस भी हमें चेंज करना पड़ता। तो ये हो गया हमारा सब्जेक्ट। अब इसके बाद देखिए फ्रेंड्स हमें इज, एम या आर तीनों में से कोई एक यूज करना है। तो अ स्वीट सॉन्ग है, एक मधुर गीत है, एक ही है, यानी कि ये सिंगुलर है। तो अब इसके अकॉर्डिंग यहाँ पे क्या आना चाहिए, इज आना चाहिए। तो हो गया अ स्वीट सॉन्ग इज, और वर्ब की थर्ड फॉर्म में यूज करनी है। तो वर्ब इसमें क्या है, सिंग, और सिंग का थर्ड फॉर्म क्या होता है, संग। तो यहाँ तक हमारा सेंटेंस बन गया कि अ स्वीट सॉन्ग इज संग। अब इसके बाद हम देखेंगे इसमें क्या बचा हुआ, इसमें कोई अदर ऑब्जेक्ट तो है नहीं, तो सीधे हमें बाय का यूज़ करना है। यहाँ पे बाय का यूज़ कर देंगे। अब जो हमारा सब्जेक्ट है एक्टिव वॉइस का, इसको हमें उधर लेके जाना है ऑब्जेक्ट के स्थान पे। और जब सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट के स्थान पे ले जाएंगे तो उसको ऑब्जेक्टिव केस लिखेंगे। तो शी को ऑब्जेक्टिव केस हमें लिखना पड़ेगा, और शी को ऑब्जेक्टिव केस हर होता है। अब देखिए फ्रेंड्स इसके लिए केस आप लोगों को याद होना चाहिए, और अगर आपको सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव केवल 2 केस याद है तब भी वॉइस में आपका काम चल जाएगा, क्योंकि वॉइस में जो पॉजिटिव केस होता है उसमें चेंजिंग नहीं होता है। तो देखते हैं फ्रेंड्स अब नेक्स्ट एग्जांपल इसके। कभी कभार क्या होता है कि हमारे एक्टिव वॉइस में 2 ऑब्जेक्ट आ जाते हैं, तो वहाँ पे हम पैसिव वॉइस में ऐसे सेंटेंसेस को कैसे चेंज करेंगे, इसका भी एक एग्जांपल देख लेते हैं। अब जैसे कहना हुआ कि माई फादर गिव्स मी, या फिर कर सकते हैं कि माई फादर सेंड्स मी 2000 रुपीज़ पर मंथ।
तो ये सेंटेंस हमारा है कि माई फादर सेंड्स मी 2000 रुपीज़ पर मंथ, यानी कि मेरे पापा हर महीने 2000 रुपये मुझे भेजते हैं। अब इस सेंटेंस में अगर हम देखें फ्रेंड्स, तो यहाँ पे सेंड्स, इसमें कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं है, और दूसरी बात सेंड में एस लगा हुआ है, यानी कि ये वर्ब की 5th फॉर्म है, तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट, ये क्लियर हो गया। लेकिन अब अगर सेंड से हम व्हाट या whom लगा के क्वेश्चन करते हैं, अगर हम देखें इसमें ऑब्जेक्ट कितने हैं, तो मेरे पापा किसे भेजते हैं, मुझे भेजते हैं, और क्या भेजते हैं, 2000 रुपये। क्या भेजते हैं, 2000 रुपये। तो इसमें किसे और क्या दोनों लगाने पे हमें ऑब्जेक्ट मिल रहा है, आंसर मिल रहा है। यानी कि यहाँ पे देखिए इसमें दो ऑब्जेक्ट हैं, इस सेंटेंस में दो ऑब्जेक्ट हैं, और ये अगर इसमें 2 ऑब्जेक्ट हैं तब भी हम सेंड को ट्रांजिटिव वर्ब ही कहते हैं। ट्रांजिटिव वर्ब वही होता है जिसके साथ ऑब्जेक्ट होते हैं। लेकिन अब ट्रांजिटिव वर्ब भी 2 टाइप के होते हैं, एक होता है मोनो ट्रांजिटिव और एक होता है डाई ट्रांजिटिव। जो ट्रांजिटिव वर्ब होते हैं ये 2 टाइप के होते हैं, एक होता है मोनो ट्रांजिटिव और एक डाई ट्रांजिटिव। मोनो ट्रांजिटिव क्या है, जिसके साथ केवल एक ऑब्जेक्ट आते हैं, और डाई ट्रांजिटिव क्या है, जिसमें 2 ऑब्जेक्ट आते हैं। यानी कि यहाँ पे जो हमारा वर्ब है सेंड, ये कौन सा ट्रांजिटिव वर्ब है, ये डाई ट्रांजिटिव वर्ब है, क्योंकि इसके साथ 2 ऑब्जेक्ट आए हुए हैं। तो फ्रेंड्स, अब अगर किसी सेंटेंस में 2 ऑब्जेक्ट आ जाते हैं तो हमें ये नहीं समझ में आता है कि हम किस वाले ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट के स्थान पर लेके आए। तो यहाँ पे देखिए मी हमारा क्या है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, और ये 2000 रुपीज़ ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। तो हमें किस ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट के स्थान पर लेके आना है, इसका एक सिंपल सा सॉल्यूशन है, जो ऑब्जेक्ट वर्ब के सबसे नज़दीक हो। आपको याद रखना है हमेशा, जो ऑब्जेक्ट वर्ब के सबसे नज़दीक हो हमेशा उसी को आप सब्जेक्ट के स्थान पे ले आएंगे। अगर आप चाहें तो इसमें 2000 रुपीज़ को भी सब्जेक्ट बना सकते हैं, लेकिन आपको याद रखना है कि जो भी ऑब्जेक्ट वर्ब के सबसे नज़दीक है उसी को आप अगर सब्जेक्ट के स्थान पे लाएंगे तो कभी भी आपसे मिस्टेक नहीं होगा। तो हम देखेंगे हमारा एक्टिव वॉइस यहाँ पे सब्जेक्ट से स्टार्ट है, तो यानी कि पैसिव वॉइस भी सब्जेक्ट से स्टार्ट करना है। तो हम मी का जब सब्जेक्टिव केस लिखेंगे यहाँ पे तो आई हो जाएगा। अब आई के साथ हम इज, एम, आर तीनों में से क्या यूज़ करते हैं, एम। आई के साथ एम आता है तो हो गया आई एम। अब इसके बाद वर्ब की 3rd फॉर्म आनी चाहिए, तो सेंड का 3rd फॉर्म क्या हो जाएगा, सेंट। आई एम सेंट। अब जो अदर ऑब्जेक्ट बचा हुआ है इसको हम 3rd फॉर्म के बाद लिख सकते हैं, यानी कि 2000 रुपीज़ अब यहाँ पे हम लिख सकते हैं। आई एम सेंट 2000 रुपीज़। अब इसके बाद हमें क्या करना है, जो हमारा सब्जेक्ट है माई फादर, इसको हम उधर लेके जाएंगे तो हो जाएगा बाय माई फादर। यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, माई फादर, इसमें जो माई आया हुआ ये पॉजिटिव केस है, और पॉजिटिव केस में हमें चेंजिंग नहीं करना होता है पैसिव वॉइस में। तो यहाँ पे माई फादर है तो माई फादर ही ऐसे लिख देंगे। अब इसमें जो यहाँ पे पर मंथ है, इससे एक टाइम का बोध हो रहा है, इसको हम सबसे लास्ट में लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे पर मंथ। तो इस तरह से फ्रेंड्स हम 2 ऑब्जेक्ट वाले सेंटेंस को पैसिव में चेंज कर सकते हैं। अब इसके बाद फ्रेंड्स हम देखते हैं अगर इसका नेगेटिव सेंटेंस होगा तब हम इसे पैसिव वॉइस में कैसे चेंज करते हैं। तो नेगेटिव सेंटेंस का तो पहचान करना बहुत ही ईजी है कि इसमें जब नेगेटिव सेंटेंस होगा तो इसमें डू नॉट या डज नॉट आएगा। एग्जाम्पल इसके देख लेते हैं, जैसे हो गया शी डज नॉट हेल्प मी इन माई स्टडीज़। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये सब्जेक्ट से स्टार्ट है एक्टिव वॉइस, तो पैसिव वॉइस भी हमें सब्जेक्ट से स्टार्ट करना है। लेकिन यहाँ पे हम मी को सब्जेक्ट बनाएंगे तो सब्जेक्टिव केस आई, और आई के साथ हेल्पिंग वर्ब एम आएगा, आई एम। और इसके बाद देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट है, तो यहाँ भी हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट हो जाएगा, तो हो जाएगा आई एम नॉट। अब नॉट के बाद देखिए इसमें वर्ब आया, तो यहाँ भी हम वर्ब लिखेंगे, हेल्प का 3rd फॉर्म हो जाएगा हेल्प्ड, आई एम नॉट हेल्प्ड। अब इसमें जो अदर थिंग्स यहाँ पे बची हुई हैं, इन माई स्टडीज़, आप चाहें तो इसको यहाँ पे कर सकते हैं, इन माई स्टडीज़। और इसके बाद यहाँ पे जो हमारा सब्जेक्ट है शी, इसको उधर लेके जाएंगे तो हो जाएगा बाय हर। तो पैसिव वॉइस क्या बन गया, आई एम नॉट हेल्प्ड इन माई स्टडीज़ बाय हर। या फिर आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं कि आई एम नॉट हेल्प्ड बाय हर इन माई स्टडीज़। तो फ्रेंड्स, इस तरह से आप इसको पैसिव में चेंज कर सकते हैं। नेगेटिव सेंटेंस को नेगेटिव में क्या करना है, इज, एम, आर के बाद केवल आपको नॉट का यूज़ कर देना है, बाकी सब बिल्कुल अफर्मेटिव की तरह। अब इसके बाद फ्रेंड्स हम देख लेते हैं जो हमारा इंटेरोगेटिव सेंटेंस होगा उसको हम पैसिव वॉइस में कैसे चेंज करेंगे।
तो फ्रेंड्स आपको पता है कि जो हमारे इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस होते हैं वो दो टाइप के होते हैं। पहला होता है डायरेक्ट इंटेरोगेटिव और दूसरा होता है इनडायरेक्ट इंटेरोगेटिव। जो डायरेक्ट इंटेरोगेटिव होता है वो किससे स्टार्ट होता है? हेल्पिंग वर्ब से। यानी कि सबसे पहले हम देख लेते हैं कि जब भी हमारा एक्टिव वॉइस डू या डज से स्टार्ट होता है तब हम उसे पैसिव वॉइस में कैसे चेंज करते हैं। जैसे मान लेते हैं डू यू यूज़ दिस, डू यू यूज़ दिस ईयरफोन। तो हमारा एग्जाम्पल है कि डू यू यूज़ दिस ईयरफोन, क्या तुम यह ईयरफोन यूज़ करते हो। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, जब हमारा एक्टिव वॉइस हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट है तो पैसिव वॉइस भी हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होगा। आपको एक्टिव वॉइस को देखते हुए चलना है, पैसिव वॉइस बन के तैयार हो जाएगा। तो सबसे पहले देखिए एक्टिव वॉइस हमारा स्टार्ट किससे है? डू या डज से, यानी कि हेल्पिंग वर्ब से। तो पैसिव वॉइस भी हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट करेंगे। लेकिन अब डू या डज की जगह पर हमें क्या यूज़ करना है? इज एम आर, इज एम आर। और हमें हेल्पिंग वर्ब का यूज़ किसके अकॉर्डिंग करना है? पैसिव वॉइस में जो एक्टिव वॉइस का हमारा ऑब्जेक्ट है इसके अकॉर्डिंग हमें हेल्पिंग वर्ब का यूज़ करना होगा, इज एम आर का यूज़ करना है। तो जब भी आपको इसमें हेल्पिंग वर्ब का यूज़ करना होगा तो सबसे पहले आपको एक्टिव वॉइस का जो ऑब्जेक्ट है उसको देखना पड़ेगा कि वो सिंगुलर है या फिर प्लूरल है, या फिर अगर मी होगा तो एम का यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे दिस ईयरफोन है जो कि सिंगुलर है, इसलिए यहाँ पे क्या आ जाएगा? इज। अब इसके बाद देखिए पहले इसमें हेल्पिंग वर्ब था तो पहले हेल्पिंग वर्ब लिखा गया। फिर देखिए एक्टिव वॉइस में सब्जेक्ट है तो यहाँ भी सब्जेक्ट होना चाहिए, लेकिन पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट हम किसको बनाएंगे? जो एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट है, यानी कि दिस ईयरफोन यहाँ पे हो जाएगा हमारा सब्जेक्ट। तो हो गया इज दिस ईयरफोन। अब इसके बाद देखिए फ्रेंड्स, सब्जेक्ट के बाद इसमें क्या है? एक वर्ब इसमें आया हुआ है, तो यहाँ भी सब्जेक्ट के बाद हमें वर्ब लिखना है, लेकिन इसकी थर्ड फॉर्म। तो यूज का थर्ड फॉर्म हो जाएगा यूज्ड। अब इसके बाद बचा केवल यहाँ पे सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट को उधर लेके जाएंगे तो हो जाएगा बाय यू, क्योंकि यू का सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव दोनों के सेम होता है। तो इज दिस ईयरफोन यूज्ड बाय यू, इस तरह से इसको हम चेंज कर सकते हैं। अब फ्रेंड्स अगर इसमें नॉट भी आया होता कि डू यू नॉट यूज दिस ईयरफोन, अगर इसमें नॉट भी आ जाए, यू के बाद अगर यहाँ पे नॉट भी होता, यानी कि सब्जेक्ट के बाद नॉट अगर है तो पैसिव वॉइस में भी हम जहाँ पे सब्जेक्ट बना रहे हैं इसके तुरंत बाद नॉट आ जाएगा। तो पैसिव वॉइस क्या बन जाएगा? इज दिस ईयरफोन नॉट यूज्ड बाय यू, इस तरह से बन जाएगा। पैसिव वॉइस में भी सब्जेक्ट के बाद नॉट लगा देंगे। अब इसके बाद हम देखते हैं कि जब भी हमारा एक्टिव वॉइस क्वेश्चन वर्ड से स्टार्ट होगा तब हम उसे पैसिव में कैसे चेंज करेंगे। तो एग्जांपल इसके देखते हैं, जैसे why does he disturb you, why does he disturb you, ये हमारा एग्जाम्पल है कि why does he disturb you, वह तुम्हें परेशान क्यों करता है। तो इसमें देखिए एक्टिव वॉइस हमारा किससे स्टार्ट है? क्वेश्चन वर्ड से, तो हम पैसिव वॉइस को भी सीधे क्वेश्चन वर्ड से स्टार्ट कर देंगे। और इसके बाद देखिए यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब आया डू डज, तो पैसिव वॉइस में भी हेल्पिंग वर्ब आएगा इज एम आर, पैसिव वॉइस में इज एम आर आएगा डू डज की जगह पे। और इज एम आर किसके अनुसार? एक्टिव वॉइस के ऑब्जेक्ट के अनुसार, और एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट इसमें क्या है? यू है, और यू के साथ आर का यूज करते हैं, इसलिए यहाँ पे आर हो जाएगा, तो वाई आर। अब यहाँ पे देखिए हेल्पिंग वर्ब के बाद क्या आया? सब्जेक्ट। तो पैसिव वॉइस में भी हेल्पिंग वर्ब के बाद सब्जेक्ट आएगा, और सब्जेक्ट हम इसके ऑब्जेक्ट को बनाएंगे तो यहाँ भी हो जाएगा यू, वाई आर यू। अब देखिए सब्जेक्ट के बाद क्या आया? वर्ब आया हुआ है एक्टिव वॉइस में, तो पैसिव वॉइस में भी सब्जेक्ट के बाद वर्ब आएगा, लेकिन उसकी थर्ड फॉर्म। तो डिस्टर्ब का थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा? डिस्टर्ब्ड। तो वाई आर यू डिस्टर्ब्ड। अब इसमें देखिए यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है? ही, तो इसको हम इधर लेके जाएंगे, हो जाएगा बाय हिम। तो सेंटेंस हमारा बन गया पैसिव वॉइस का, वाई आर यू डिस्टर्ब्ड बाय हिम, यानी उसके द्वारा तुम्हें परेशान क्यों किया जाता है। अब इसके बाद फ्रेंड्स हम देखते हैं कि कुछ ऐसे क्वेश्चन वर्ड्स होते हैं जिसका रूल थोड़ा सा डिफरेंट हो जाता है। जैसे अगर किसी सेंटेंस कोई एक्टिव वॉइस हमारा अगर हु से स्टार्ट होता है, जैसे हु टीचेस यू साइंस, ये एग्जांपल हमारा है कि हु टीचेस यू साइंस। अगर इस सेंटेंस में हम देखें कि इसमें सब्जेक्ट क्या है, सब्जेक्ट क्या है इसमें, इसका मतलब क्या है कि आपको साइंस कौन पढ़ाता है, तुम्हें साइंस कौन पढ़ाता है।
तो अगर इसमें सब्जेक्ट हमें ढूंढना हुआ तो सब्जेक्ट पता करने के लिए हम कौन लगा के क्वेश्चन करते हैं कि तुम्हें साइंस कौन पढ़ाता है। जो पढ़ाएगा वही हमारा सब्जेक्ट होगा। यानी कि इस सेंटेंस में सब्जेक्ट है नहीं, बल्कि सब्जेक्ट के बारे में ही पूछा गया है कि कौन पढ़ाता है। जो पढ़ाएगा वही तो सब्जेक्ट होगा। तो यहाँ पे ऐसे सेंटेंस में हम क्या करते हैं कि हु को हम एज अ सब्जेक्ट मान लेते हैं, हु को ही हम एक सब्जेक्ट मान लेते हैं। तो हु यहाँ पे क्वेश्चन वर्ड भी है और सब्जेक्ट भी है, इसीलिए इसका रूल थोड़ा सा डिफरेंट हो जाता है। तो जब भी हमारा एक्टिव वॉइस हु से स्टार्ट होगा तो पैसिव वॉइस में हमें सबसे पहले बाय का यूज़ कर देना है। सबसे पहले इसमें बाय आ जाएगा और इसके बाद हमें जो हु है इसका ऑब्जेक्टिव केस लिखना होगा। तो हु का ऑब्जेक्टिव केस होता है हुम। तो आपको याद रखना है कि जब भी एक्टिव वॉइस हु से स्टार्ट होता है सबसे पहले बाय हुम आ जाता है। लेकिन अब बाय हुम के तुरंत बाद हमारा हेल्पिंग वर्ब होना चाहिए, ये चीज़ याद रखेंगे। बाय हुम के तुरंत बाद हेल्पिंग वर्ब होना चाहिए और ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है तो इसके पैसिव वॉइस में इज एम आर आएगा और इज एम आर किसके अनुसार, एक्टिव वॉइस के ऑब्जेक्ट के अनुसार। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो जो टीचर्स है ये भी एक डाई ट्रांजिटिव वर्ब है। इसके साथ भी देखें यहाँ पे दो दो ऑब्जेक्ट आए हुए हैं, यहाँ पे यू भी एक ऑब्जेक्ट है और साइंस भी एक ऑब्जेक्ट है। लेकिन जो ऑब्जेक्ट वर्ब के सबसे नज़दीक है उसी को हम सब्जेक्ट के स्थान पे लाएंगे, तो उसी के अकॉर्डिंग हमें इसमें वर्ब का भी यूज़ करना होगा। तो सबसे नज़दीक यू है और यू के साथ हम आर का यूज़ करते हैं, इसलिए यहाँ पे आर का यूज़ हमें करना होगा। अगर दो दो ऑब्जेक्ट हैं तो जो वर्ब के सबसे नज़दीक है इसके अकॉर्डिंग हमें वर्ब का यूज़ करना होगा। तो यू के अकॉर्डिंग यहाँ पे आर आ गया। अब यू को हम सब्जेक्ट भी बना देंगे यहाँ पे, बाय होम आर यू, और सब्जेक्ट के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म टीच का थर्ड फॉर्म हो जाएगा टॉट, और इसके बाद जो अदर ऑब्जेक्ट है उसको लिख देंगे साइंस। अब क्योंकि इसमें बाय और ऑब्जेक्टिव केस पहले ही आ गया है इसलिए इसको लास्ट में नहीं लिखा जाएगा। तो पैसिव वॉइस हमारा बन गया कि बाय हुम आर यू टॉट साइंस। आई होप आपको समझ में आया होगा कि जब भी हु से स्टार्ट होगा तो सबसे पहले हमें बाय होम का यूज़ करना होगा, लेकिन बाय होम के तुरंत बाद हमारा हेल्पिंग वर्ब आना चाहिए। और हेल्पिंग वर्ब हम किसके अकॉर्डिंग यूज़ करते हैं, जो एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट होता है। और अगर दो ऑब्जेक्ट है तो जो ऑब्जेक्ट सबसे नज़दीक है उसके अकॉर्डिंग हमें हेल्पिंग वर्ब का यूज़ करना है। और इसके बाद सब्जेक्ट आएगा, फिर V3 और फिर अदर वर्ड आ जाएगा। अब इसमें कुछ और भी एग्जांपल्स हम देख लेते हैं इसके इंटेरोगेटिव के। अब फ्रेंड्स देखिए, अगर हमारा एक्टिव वॉइस हाउ मेनी या हाउ मच से स्टार्ट होता है तो हम उसको पैसिव में कैसे चेंज कर सकते हैं। तो एग्जांपल उसका देख लेते हैं, जैसे हाउ मच वाटर डू यू ड्रिंक डेली। ये सेंटेंस हमारा कि हाउ मच वाटर डू यू ड्रिंक डेली। तो यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, इसमें ऑब्जेक्ट क्या है हमारा, इसमें ऑब्जेक्ट है हाउ मच वाटर। ये पूरा हमारा ऑब्जेक्ट है और ये क्वेश्चन वर्ड भी है, यही हमारा क्वेश्चन वर्ड भी है और यही हमारा ऑब्जेक्ट भी है। यानी कि इसी को हमें एज अ सब्जेक्ट यूज़ करना है पैसिव वॉइस में। तो पैसिव वॉइस जब हम इसका बनाएंगे तो हम इसको एकदम अफर्मेटिव की तरह बनाएंगे। सबसे पहले जो ऑब्जेक्ट है उसको सब्जेक्ट बनाना है, तो इसका ऑब्जेक्ट है हाउ मच वाटर, तो इसको ऐसे यहाँ पे लिख देंगे हाउ मच वाटर। अब देखिए, इसको हम अफर्मेटिव की तरह बना रहे हैं और अफर्मेटिव में सब्जेक्ट के तुरंत बाद हेल्पिंग वर्ब आता है, तो हम इसके अकॉर्डिंग ऑफ हेल्पिंग वर्ब का यूज़ करेंगे। और इसमें वाटर है जो कि हमेशा सिंगुलर ही होता है, इसलिए यहाँ पे इज़ का यूज़ हमें करना होगा। हाउ मच वाटर इज़, अब इसके तुरंत बाद हेल्पिंग वर्ब के तुरंत बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म आनी चाहिए। तो वर्ब इसमें क्या है, वर्ब इसमें है ड्रिंक, और ड्रिंक का थर्ड फॉर्म क्या होता है, ड्रंक। ड्रिंक, ड्रैंक, ड्रंक। तो हो गया हाउ मच वाटर इज़ ड्रंक, कितना पानी पिया जाता है। अब इसके बाद देखिए, इसमें हमारा जो सब्जेक्ट है यू, इसको ऑब्जेक्ट के स्थान पे ले जाएंगे तो हो जाएगा बाय यू, और डेली को सबसे लास्ट में लिख देंगे। तो सेंटेंस हमारा बन गया पैसिव वॉइस का कि हाउ मच वाटर इज़ ड्रंक बाय यू डेली। इस तरह से आप इसको पैसिव में चेंज कर सकते हैं। अब इसके बाद हम देखते हैं कि अगर विथ से स्टार्ट होता है हमारा एक्टिव वॉइस, तब हम उसको पैसिव में कैसे चेंज करते हैं। देखिए, जैसे कि विच सेल फोन, या फिर हो गया कि विच कार डज ही ड्राइव। विच कार डज ही ड्राइव,
वह कौन सी कार चलाता है। तो यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, इसमें जो हमारा ऑब्जेक्ट है वह क्या चलाता है, कौन सी कार, ये हमारा इसमें ऑब्जेक्ट है और यही हमारा क्वेश्चन वर्ड भी है। तो जब हम इसको पैसिव वॉइस में चेंज करते हैं तो विच कार को ही हमें सबसे पहले लिखना होगा। अब इसके तुरंत बाद आना चाहिए हमारा हेल्पिंग वर्ब, बिल्कुल हाउ मच हाउ मेनी की तरह विच का भी यूज होता है। तो यहाँ पे देखिए इसके बाद हेल्पिंग वर्ब आएगा विच कार, यानी कि कोई एक ही कार की बात हो रही है तो यहाँ पे इज का यूज हमें करना होगा, विच कार इज। अब हेल्पिंग वर्ब के तुरंत बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, वर्ब इसमें ड्राइव, ड्राइव का थर्ड फॉर्म हो जाएगा ड्रिवन। अब इसके बाद देखिए इसमें सब्जेक्ट क्या है, ही, और ही को हम ऑब्जेक्ट के स्थान पे ले जाएंगे तो बाय हिम हो जाएगा। तो ये सेंटेंस बन गया कि विच कार इज ड्रिवन बाय हिम, उसके द्वारा कौन सी कार चलाई जाती है। अब इसके बाद फ्रेंड्स हम ये भी देख लेते हैं कि जब भी सेंटेंस हमारा हु से स्टार्ट तो हो लेकिन उसमें नॉट भी आ जाए। जैसे एग्जाम्पल हमारा है कि हु डज नॉट कंप्लीट हिज होमवर्क। ये सेंटेंस हमारा है कि हु डज नॉट कंप्लीट हिज होमवर्क। अब इसमें हु से तो स्टार्ट है लेकिन इसमें नॉट भी आ गया। तो जैसा कि हमने आपको पहले बताया कि जब एक्टिव वॉइस हु से स्टार्ट होता है तो पैसिव वॉइस में सबसे पहले बाय हुम आता है। तो यहाँ भी हमें वैसे ही करना है, हु से स्टार्ट है, एकदम आंख मूंद के सबसे पहले बाय हुम लगा सकते हैं अगर एक्टिव वॉइस हु से स्टार्ट है तो सबसे पहले बाय हुम आ गया। और इसके बाद हमें हेल्पिंग वर्ब का यूज करना होगा, और हेल्पिंग वर्ब किसके अकॉर्डिंग, इसके ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। ऑब्जेक्ट इसमें क्या है, हिज होमवर्क, जो कि सिंगुलर है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, इज, बाय होम इज। अब जो इसका ऑब्जेक्ट है इसको सब्जेक्ट बनाएंगे तो हो जाएगा हिज होमवर्क, बाय होम इज हिज होमवर्क। अब देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे एक क्वेश्चन वर्ड भी आया हुआ है और इसमें नॉट भी है, यानी कि ये एक इंटेरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस है। और इंटेरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस में नॉट का यूज़ हम कहाँ पे करते हैं, सब्जेक्ट के बाद करते हैं। इसलिए यहाँ पे अब हिज होमवर्क के बाद क्या आना चाहिए, नॉट आ जाएगा, और इसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखेंगे। वर्ब इसमें क्या है, कंप्लीट, तो हो जाएगा कंप्लीटेड, थर्ड फॉर्म इसका। तो सेंटेंस क्या बना कि बाय होम इज हिज होमवर्क नॉट कंप्लीटेड। तो जब भी हु के साथ नॉट भी आ जाएगा तो पैसिव वॉइस में हम नॉट कहाँ पे यूज करेंगे, सब्जेक्ट के बाद यूज करना है, और इसके बाद तुरंत आ जाएगा वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो फ्रेंड्स इस तरह से हमने आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के सेंटेंसेस को पैसिव वॉइस में चेंज करना बताया। और देखिए ये पहला टेंस था इसलिए इतना ज़्यादा टाइम लग गया एक ही टेंस को पढ़ने में। अब इसके बाद जो भी टेंसेस आपको बताए जाएंगे उसमें आपको ज़्यादा टाइम नहीं लगेंगे। और फ्रेंड्स वीडियो भी बहुत लॉन्ग नहीं बना सकते हैं क्योंकि मैं एक विलेज एरिया में रहता हूँ, रूरल एरिया में रहता हूँ, और यहाँ पे नेटवर्क उतना पर्याप्त नहीं रहता, उतना अच्छा नहीं रहता है, तो लॉन्ग वीडियोज़ अपलोड करने में भी प्रॉब्लम होती है। और ये भी एक रीज़न है कि मैं आपको लाइव नहीं पढ़ा पाता हूँ। तो फ्रेंड्स आई होप कि आपको ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के सेंटेंसेस को पैसिव वॉइस में चेंज करना बिल्कुल अच्छे से आ गया होगा। अब आपको हम ढेर सारे सेंटेंसेस देते हैं, इसके एग्जाम्पल देते हैं इसको सॉल्व करने के लिए, क्योंकि फ्रेंड्स एक्सरसाइज बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। जितने ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ही बेटर आपका इंग्लिश हो जाएगा। ये बिल्कुल प्रैक्टिस पे डिपेंड करता है। जो भी रूल्स आप पढ़ते हैं उस पर जितना हो सकता है उतना ज़्यादा आप प्रैक्टिस करें। और फ्रेंड्स अभी आपको बेसिक रूल्स इसके बताए जा रहे हैं, तो जिस तरह से आपको पढ़ाया जा रहा है एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में चेंज करना भी आपको बता रहे हैं, तो इसी से रिलेटेड आपको क्वेश्चंस दिए जा रहे हैं। आपको केवल इसको पैसिव वॉइस में चेंज करना है। जब ये वॉइस का टॉपिक पूरा कंप्लीट हो जाएगा तो जिस तरह के क्वेश्चंस आपके एग्ज़ाम में आएंगे, एनडीए के एग्ज़ाम में, एयरफोर्स के एग्ज़ाम में, जिस तरह के क्वेश्चंस आएंगे पैसिव वॉइस से रिलेटेड, ठीक वैसे ही क्वेश्चंस आपको सॉल्व कराए जाएंगे और उसी तरह के क्वेश्चंस भी आपको दिए जाएंगे सॉल्व करने के लिए। और फ्रेंड्स होमवर्क के लिए आप मेरे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पे आपको लिंक दिया जा रहा है, इस लिंक पे जाके आप मेरे टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वहाँ पे आपको सारे जो एक्सरसाइज होंगे, एक्सरसाइज के क्वेश्चंस आपको दिए जाएंगे। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा, और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने सभी फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।